हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12। तो इसमें हम लोग दो टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ चुके हैं। ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग देख रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो हमने फर्स्ट देखा था एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर और सेकंड देखा था एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। अब आज हम इसका थर्ड और लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं जो कि है ट्रांसजेनिक एनिमल्स या फिर जीएम एनिमल्स यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसजेनिक एनिमल्स या फिर जीएम एनिमल्स यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स। तो जैसे हमने प्लांट में मॉडिफिकेशन किए थे वैसे ही एनिमल्स में भी यदि उनके जीन में चेंज करके मॉडिफिकेशन किए जाते हैं तो उसे कहा जाता है ट्रांसजेनिक या जेनेटिकली मॉडिफाइड। मतलब इसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि एनिमल्स कैरिंग न्यू जीन्स आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक और अ ट्रांसजेनिक एनिमल कंटेन अ जीन इन इट्स जीनोम विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी टेक्निक ऑफ ट्रांसफेक्शन। मतलब यदि उसमें कोई जीन किसी टेक्निक से इंट्रोड्यूस किया गया है, कोई नया जीन, एक जीन या बहुत सारे जीन्स, तो उसे हम क्या कहेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स या ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, तो ये टॉपिक आज हम देखेंगे। देखिए, या फिर इसकी जो डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, एनिमल्स दैट हैव देयर डीएनए मैनिपुलेट्स टू possess and express a foreign gene are known as transgenic animals। तो ऐसे एनिमल्स ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं वो कहलाते हैं। अब देखिए इनका रीजंस क्या है, रीजंस टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक एनिमल, क्यों ऐसे एनिमल्स बनाए जाते हैं, रीज़न या पर्पस, क्या पर्पसेस हैं। तो पहला है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। मतलब किसी भी एनिमल की नॉर्मल फिजियोलॉजी या डेवलपमेंट प्रोसेस को स्टडी करने के लिए। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिज़ाइन टू स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ जीन्स कि दैट मीन्स हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड, कि जीन्स जो है वो कैसे रेगुलेट होते हैं या कैसे वो अफेक्ट करते हैं नॉर्मल फंक्शन को और उनके डेवलपमेंट को। जैसे कि एग्जांपल क्या दिया है, स्टडी ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इसमें पूरा जो है ग्रोथ फैक्टर को स्टडी करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है वो बनाए जाते हैं। तो ऐसे ये पहला जो है वो क्या है कि नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए। सेकंड है स्टडी ऑफ डिसीजेज। बहुत सारे जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है वो क्यों डिज़ाइन किए जाते हैं? टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ जीन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ डिसीज़। मतलब किसी पर्टिकुलर जीन का क्या रोल है डिसीज़ के डेवलपमेंट के लिए, वो देखने के लिए। एंड दिस आर स्पेशली मेड टू सर्व एज मॉडल्स फॉर ह्यूमन डिसीज़। ये मतलब ह्यूमन डिसीज़ के मॉडल के रूप में यूज़ किए जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि डिसीज़ के लिए हमको प्रॉपर ट्रीटमेंट पता चलता है कि इस डिसीज़ के लिए क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट इसके हो सकते हैं। अभी जैसे नाउअडेज मॉडल एग्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिसीजेज सच एज कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्जाइमर, थैलेसीमिया एंड हीमोफीलिया। इन डिसीजेस के लिए मॉडल जो है वो यूज़ किए जा रहे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल के रूप में। फिर अगला जो है वो है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ये देखिए, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, सम ऑफ विच आर मेडिसिन्स। मतलब जो प्रोडक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाए जाते हैं और उनमें से बहुत सारे मैक्सिमम तो क्या होते हैं, मेडिसिन्स होते हैं। ये देखिए, ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी क्रिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ जीन्स विच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड इंड्यूस ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस डिजायरेबल प्रोडक्ट इन मीडियम। मतलब ऐसा जीन उनमें इंट्रोड्यूस कराना कि उनकी बॉडी में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो बने। जैसे ह्यूमन प्रोटीन जो कि कौन सा है, एंटीट्रिप्सिन टू ट्रीट एम्फाइसेमा। ये फिर देखिए, ये जो है कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, तो ये एक जो एग्जांपल दिया है ह्यूमन प्रोटीन है ना, एंटीट्रिप्सिन टू ट्रीट एम्फाइसेमा। तो इसका जीन जो है, जो ये प्रोटीन बनाता है, उसको किसी एनिमल में इंट्रोड्यूस कराना, तो ये होगा
transgenic animal. Then attempt for being meant for treatment of phenylketonuria and cystic fibrosis. फिर ऐसे देखिए, ये तो बनाते ही हैं. सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हुआ था इस विषय पे वो हुआ था 1997 में. पहली ट्रांसजेनिक काऊ बनाई गई थी, गाय, जिसका नाम रखा गया था रोज़ी. ठीक है. और ये क्यों बनाया था? टू प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क. मतलब ये जो मिल्क दे रही थी काऊ, उसमें 2.4 ग्राम पर लीटर ह्यूमन प्रोटीन था. ठीक है. और ये मतलब न्यूट्रिशनली बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है इस मिल्क को. और किसके लिए? ह्यूमन बेबीज़ के लिए. तो नेचुरल काऊ मिल्क जो होता है उसमें इतना प्रोटीन नहीं होता है. लेकिन ये जो जब जीन इंट्रोड्यूस किया गया उसमें काऊ में रोज़ी जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ बनाई गई, तो उसके जो मिल्क था उसमें क्या था? 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोटीन. और ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस था. किसके लिए? ह्यूमन बेबीज़ के लिए. तो ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है वो बनाए जाते हैं. नेक्स्ट है वैक्सीन सेफ्टी. वैक्सीन सेफ्टी मतलब देखिए, जब भी कोई वैक्सीन बनता है तो पहले वो टेस्ट किया जाता है किसी दूसरे एनिमल पे, जनरली ट्रांसजेनिक माइस पे यानी चूहों पे. क्यों ऐसा किया जाता है? ताकि बाद में उसको ह्यूमन पे अप्लाई किया जाए. जब भी कोई वैक्सीन बनता है तो डायरेक्टली ह्यूमन पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसके टेस्ट किए जाते हैं चूहों पे या किसी और एनिमल्स पे. जनरली चूहों पे ही किए जाते हैं. तो इसकी टेस्टिंग के लिए भी वैक्सीन की, ये देखिए, जैसे पोलियो के वैक्सीन के लिए भी ट्रांसजेनिक माइसेस का, ये चूहों का जो है वो यूज़ हुआ था. फिर ये जब सक्सेसफुल हो जाते हैं, यानी टेस्ट जब सक्सेसफुल हो जाते हैं और रिलायबल रहते हैं इनके रिज़ल्ट, तब ये ह्यूमन पे यूज़ किए जाते हैं. तो ये वैक्सीन सेफ्टी के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ किया जाएगा. देन केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग. देखिए क्या होता है इसमें कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल है वो उनमें जीन को इंट्रोड्यूस कराते हैं विच मेक देम मोर सेंसिटिव देन नॉन ट्रांसजेनिक. मतलब ये जो एनिमल्स हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स से. एंड देन दे आर एक्सपोज टू टॉक्सिक सब्सटेंस. उनके ऊपर स्टडी की जाती है टॉक्सिक सब्सटेंस की, यानी एक्सपोज किया जाता है उनके सामने, तो ये देखने के लिए कि कितना इफ़ेक्ट उन पे आ रहा है. ठीक है. तो टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन सच एनिमल विल अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट इन लेस टाइम. बहुत जल्दी उनसे हमको उनका रिज़ल्ट मिल जाता है केमिकल्स का. तो ये सारे ट्रांसजेनिक एनिमल का आपको क्लियर हुआ कि क्यों बनाए जाते हैं. और इसके बहुत सारे एग्जांपल है. सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक माइस बनाए जाते हैं. माउस जो हैं वो मोस्ट प्रिफर्ड मैमल है फॉर स्टडी ऑन जीन ट्रांसफ़र. ठीक है. देन उसके बाद ट्रांसजेनिक पिग, ट्रांसजेनिक काऊ, sheep, गोट, ट्रांसजेनिक फिशेस एंड ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स. तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स जो है वो बनाए जाते हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एथिकल इश्यूज़. ठीक है. एथिकल इश्यूज़ मतलब नैतिक मुद्दे. तो एथिकल इश्यूज़ का मतलब क्या है कि देखिए, जब भी हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैनिपुलेट कर रहे हैं, जैसे कि ये ट्रांसजेनिक एनिमल बना रहे हैं, तो इसके लिए कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए. मतलब हर किसी पे हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते. इसके लिए कुछ एथिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर होते हैं जो कि हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की मोरलिटी को बनाए रखें. ठीक है. और उनको, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा हार्म ना पहुंचाएं. तो उसके लिए जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं, तो और देखिए उसके क्या हो सकते हैं कि यदि इकोसिस्टम में उस एनिमल को हमने छोड़ा तो उसके कुछ अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट भी आ सकते हैं इकोसिस्टम पे. तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, GEAC, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो क्या करती है, which will make decision regarding the validity of GM research and the safety of introducing GM organism for public services. जो क्या कर रही है,
जो पूरा डिसीज़न लेती है कि ये जीएम रिसर्च के ऊपर कि इस पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और पब्लिक सर्विसेज के लिए इन जीएम ऑर्गेनिज्म को यूज़ करना है या नहीं करना है, और उसके क्या इफ़ेक्ट होंगे। तो ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है ये उस पर काम करता है। फिर देखिए, जो मॉडिफिकेशन हम करते हैं या यूजेस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के पब्लिक सर्विसेज के लिए, जैसे एज अ फूड एंड मेडिसिन सोर्सेज, तो ये ऑल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम विथ पेटेंट। इसके लिए देखिए पेटेंट कराना होता है। पेटेंट का मतलब आप समझते हैं, बायो पेटेंट, द प्रोटेक्शन गिवन बाय गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल to secure him for a specific time with exclusive right of manufacturing, exploiting, using and selling of an invention is called biopatent। देखिए क्या होता है बायोपेटेंट, कि यदि किसी ने कोई चीज़ इन्वेंट की है तो वो उसके लिए गवर्नमेंट से एक पेटेंट लेगा कि हम ही इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं बायो पेटेंट। ठीक है, ये देखिए, तो जेनेटिक मटेरियल हो, प्लांट है या कोई भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, तो कंपनी क्या करती है, उसके लिए पेटेंट लेती है गवर्नमेंट से, और पर्टिकुलर जो पेटेंट लेगा, जिस कंपनी ने उसका पेटेंट लिया है वही उसको सेल कर पाता है या यूज़ कर पाता है, और उस पर आगे और ज़्यादा इन्वेंशन कर सकता है। तो इसे हम बायो पेटेंट कहते हैं। देखिए, जैसे इसका एग्जांपल देखिए कि 2 लाख वैरायटी चावल की, राइस की 2 लाख वैरायटीज़ जो है वो इंडिया में मिलती है। ठीक है, और उसमें से एक है बासमती राइस, जो कि जाना जाता है उसके स्पेशल टेस्ट के लिए और खुशबू के लिए। और 27 वैरायटीज़ ऑफ बासमती ग्रोन इन इंडिया में इसकी 27 वैरायटीज़ मिलती है। लेकिन 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने बासमती राइस पे पेटेंट लिया हुआ है, यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क। मतलब है वो इंडिया का, लेकिन इंडिया ने उसका पेटेंट नहीं लिया है, उसकी जगह अमेरिका की एक कंपनी ने उसका पेटेंट जो है वो लिया हुआ है, यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क भी। तो इसका मतलब क्या है कि केवल वही कंपनी जो है, ये इससे क्या हो गया कि वही कंपनी न्यू वैरायटी बासमती को सेल कर सकती है यूएस और अब्रॉड में। इंडियन कंपनी नहीं कर सकती, केवल वो जो यूएस की कंपनी है वही जो भी नई वैरायटी बासमती की आएगी उसको सेल करेगी यूएस और अब्रॉड में। ठीक है, तो और ये जो नई वैरायटी बनेगी वो कैसे बनेगी, क्रॉसिंग विथ सेमी डॉफ वैरायटी एंड क्लेम्ड एज एन इन्वेंटर और अ नॉवेल्टी। ठीक है, तो ये मतलब बन रहा है इंडिया में, लेकिन पेटेंट किसके पास है, यूएस के पास है। ठीक, तो ये होता है पेटेंट। अब देखिए, सेवरल अटेम्प्ट हैव आल्सो बीन मेड टू पेटेंट यूजर्स प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस बेस्ड ऑन इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन, जैसे टर्मरिक। ये भी जो है टर्मरिक जो है वो एक हर्बल मेडिसिन है इंडिया की, तो इसके लिए भी बहुत सारे यूज़ यदि उसका करना है, अलग अलग उसके प्रोडक्ट बनाने हैं, प्रोसेस करनी है, बाहर उसको भेजना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पेटेंट लेना पड़ता है। ठीक, तो इसे कहते हैं हम पेटेंट। और एक और जो वर्ड है वो है बायोपायरेसी। पेटेंट आपको समझ में आया कि क्या होता है, पूरी डेफिनेशन मैंने बोली, एक और बार देखिए मैं रिपीट कर रही हूँ। द प्रोटेक्शन गिवन बाय गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल टू सिक्योर हिम फॉर अ स्पेसिफिक टाइम विथ एक्सक्लूसिव राइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सप्लॉइटिंग, यूजिंग एंड सेलिंग ऑफ एन इन्वेंशन इज कॉल्ड बायोपेटेंट। ठीक है, और जो भी कंपनी कोई नई इन्वेंशन करती है तो वो अपने सोर्सेस मतलब कोशिश करती है कि उसे अपना पेटेंट जो है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। और आजकल एक वर्ल्ड वाइड फाइट स्टार्ट हो गई है अगेंस्ट बायोपायरेसी एंड पेटेंट। यानी अब देखिए, पेटेंट तो हमने देख लिया कि क्या होता है, गवर्नमेंट से पूरा
अपना वो ले लेना कि हम ही उसको बेचेंगे, बनाएंगे, हर जगह अब्रॉड में सेल करेंगे। अब बायो पायरेसी क्या है, देखिए बायो पायरेसी को हम बोल सकते हैं स्टीलिंग ऑफ आवर नेशनल पैट्रिमोनी। अब देखिए कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन या मल्टीनेशनल कंपनीज होती है वो क्या करती है, एक्सप्लॉइट करती है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड जेनेटिकल रिसोर्सेज इंडिजिनस टू अ कंट्री विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। दिस इज़ कॉल्ड बायोपायरेसी। मतलब जब यदि बिना ऑथराइजेशन के कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी किसी रिसोर्स को यूज़ करती है तो वो क्या कहलाएगा, बायोपायरेसी। ठीक है। या क्या बोल सकते हैं हम, इलीगल रिमूवल ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल। और इस प्रोसेस में बायोपायरेसी में क्या क्या शामिल है, कलेक्शन ऑफ सैंपल विच कैन बी डन अननोटिस्ड। और उसके अलावा आजकल बहुत सारे जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं वो बायोपायरेसी का शिकार हो रहे हैं। इसमें प्लांट्स भी शामिल है, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक मटेरियल। वेस्टर्न कंपनीज आर गेटिंग ग्रेट बेनिफिट्स फ्रॉम यूजिंग द नॉलेज एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ऑफ थर्ड वर्ल्ड कम्युनिटीज़। ठीक है। मतलब क्या हुआ कि हमने उसको ढूंढा या हमें वो चीज़ पता है लेकिन हमने उसका पेटेंट नहीं लिया, तो उस चीज़ को यूज़ करके यदि दूसरी कंपनी उसको अपना लेकर और पेटेंट ले रही है तो वो क्या हो जाएगा, बायोपायरेसी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखिए द पेटेंटिंग ऑफ प्लांट जीन एंड अदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, है ना, आर इंडिजिनस टू अनदर कंट्री। मतलब कोई दूसरी कंट्री ने यदि हमारी चीज़ों को यूज़ करके पेटेंट लिया है तो वो क्या कहलाएगा, बायोपायरेसी। ये देखिए, यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द countries and people concerned without compensatory payment. तो developed countries patent the knowledge and resources of developed countries and enjoy immense profit. आ रहा है समझ में कि डेवलप्ड कंट्री जो है वो क्या कर रही है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का जो नॉलेज है और रिसोर्सेज को यूज़ करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले रही हैं। इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन आर रिच फाइनेंशियली। देखिए क्या होता है कि जो डेवलप्ड कंट्री है वो बहुत ज़्यादा रिच होती है फाइनेंशियली, और जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनके पास नॉलेज तो है ट्रेडिशनल, लेकिन वो उसको डेवलप नहीं कर पाते। तो उसके कारण जो डेवलप्ड कंट्री है वो उसका फ़ायदा उठा रही है और प्रॉफिट गेन कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा बायोपायरेसी। तो ये दो इम्पोर्टेंट मतलब इस पे शॉर्ट नोट आ सकते हैं आपको कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन बायो पेटेंट एंड बायो पायरेसी। तो ये आपको एथिकल इश्यूज भी अच्छे से कर लेना है। अब देखिए ये भी वही है कि रियलाइजेशन ऑफ इनजस्टिस, इनएडिक्वेट कंपनसेशन एंड बेनिफिट शेयरिंग बिटवीन डेवलप्ड एंड developing countries led some nations to develop laws to prevent such unauthorized exploitation of bioresources and traditional knowledge। यानी जब कोई इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है हमारे बायोरिसोर्सेज को या ट्रेडिशनल नॉलेज को, तो ये बायोपायरेसी कहलाएगा। और इंडियन पार्लियामेंट ने इसके लिए सेकेंड जो है अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल ये बनाया हुआ है, that takes such issues into consideration including patent term emergency provision and research and development initiative। जो पूरा इस पे क्या देखता है, इश्यूज जो भी होते हैं तो उसको वो क्लियर करते हैं। तो ये इसी के साथ जो है हमारा ये 12 चैप्टर भी ख़त्म हो रहा है बेटा, और जो हमारा पूरा बायो के जितने भी चैप्टर आपको इस साल कोर्स में आ रहे हैं वो भी कोर्स हमारा यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। थैंक यू।